हम यात्रा पर हैं एक बेहद विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार के केंद्र की। हमारा मिशन ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय जगहों में शुमार इस सितारे की जांच करना। M87 को चुनना हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक, ये हमारे बहुत नजदीक है और दो, ये एक्टिव है और ये भूखा है। सुपरमैसिव ब्लैक होल वो इंजन है जो ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के जन्म, जीवन और आखिरकार मृत्यु की मुख्य वजह होते हैं। और जितना हम उन्हें जान रहे हैं, वे उतने ही हमारे लिए पहेली बन रहे हैं। वो फिजिक्स की ज्यादातर अनसुलझे रहस्यों का सटीक जवाब है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के अंदर की फिजिक्स बहुत ही अजीब होती है। वो हमारी समझ की सीमा से परे हैं। आपकी कल्पना हार सकती है। हो सकता है ये दूसरे ब्रह्मांडों का सोर्स हो। ये सब जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वहां जाना जहां अब तक कोई नहीं गया। M87 सितारे के केंद्र की यात्रा पर। हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। हम जा रहे हैं M87 की तरफ, एक बेहद विस्तृत आकाशगंगा जो धरती से 5 करोड़ 50 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसके केंद्र में है विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार। यह अब तक का पहला और एकमात्र ब्लैक होल है जिसकी तस्वीर ली गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि M87 स्टार इतना बड़ा कैसे हुआ, इसके अंदर क्या है और ये अपनी आकाशगंगा को कैसे नियंत्रित करता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल से 5000 प्रकाश वर्ष दूर हमें आने वाले खतरे का पहला संकेत मिला। हमने उस आकाशगंगा के बाहर विशाल छिद्र खुदे हुए देखे। बिना स्टार्स के कई हजार प्रकाश वर्ष चौड़े खाली स्थान। जब उसके पास पहुंचते हैं तो हम देख सकते हैं कि मलबा आसपास के इलाके में फैला हुआ है। जैसे ड्रैगन की गुफा में जाते वक्त आपको पहले बहुत सारे खोजियों की हड्डियां पड़ी हुई दिखती हैं। ऐसा कौन सा प्रलयकारी बल है जिसने अंतरिक्षीय गैस के बादलों में ये विशाल गड्ढे बना दिए। जब हम M87 स्टार से हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्थित ऊर्जा की एक शानदार किरण के पास पहुंचते हैं, हमें एक सुराग मिलता है। ये उस आकाशगंगा को पार करा रहा रेडिएशन का एक घातक प्रवाह है, एक जेट। ये जेट लाइट हाउस से आती सर्च लाइट या बीम जैसी है। आप ये मॉन्यूमेंटल चीज देख रहे हैं, ब्लैक होल से निकलती हुई, फूट कर निकलती हुई रेडिएशन। जब मैंने पहली बार उस जेट का फोटो देखा, मैंने कहा वाह, क्या मैं इस इमेज की स्केल गलत पढ़ रहा हूं, क्योंकि वो एक स्टार ट्रेक जैसी बीम आ रही थी। 1918 में अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक हीबर कर्टिस ने इन धाराओं को अजीब सी सीधी किरण कहा। एक सदी बाद दूरबीनों की तस्वीरों से पता चला कि ये ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही हैं। उन तस्वीरों से इन जेट्स में गांठें और गुच्छे दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि ये स्पष्ट और सीधी तो बिल्कुल नहीं है और इन धाराओं में कुछ बड़ी विनाश की घटनाएं हुई हैं। ये विनाशकारी ऊर्जा इन गांठों को रोशनी की धार में आगे बढ़ाती है। ये गांठें जेट की स्पीड को दिखाती हैं। ये तेज गति वाली ट्रेन को देखने जैसा है। एक ही रंग के रेल कोच एक निरंतर छवि के रूप में धुंधला जाते हैं, लेकिन अलग अलग रंग के कोच झटकों के साथ अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसा ही रोशनी की धार में चलती गांठों के साथ होता है। तो हम ब्लैक होल के पास से निकलने वाले मटेरियल की गांठों को देखकर पता लगा सकते हैं कि जेट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब खगोल वैज्ञानिकों ने 2 गांठों की गति को मापा तो वो आश्चर्य में पड़ गए।
एक लाइट की स्पीड से 2.4 गुना गति से चल रही थी और दूसरी लाइट की तुलना में 6 गुना ज्यादा तेजी से चल रही थी। मतलब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? चाहे ब्लैक होल के आसपास की फिजिक्स कितनी भी अजीब हो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लाइट की स्पीड से तेज तो कुछ नहीं जा सकता, तो जरूर हम कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस कर रहे हैं। ये गांठें प्रकाश की गति से भी तेज चलती प्रतीत हो रही थीं, पर असल में ब्रह्मांड हमसे खेल रहा था। ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा था कि इस जेट का काफी हिस्सा हमारी तरफ था, धरती से देखने वाले ऑब्जर्वर की तरफ। वो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जो आपको भ्रम में डाल रहा है कि वो लाइट से तेज चल रहा है। ये प्रकाश की एक सरल सी चाल है, जैसे गिलास में पानी में चम्मच मुड़ा हुआ और विकृत दिखता है, बिल्कुल वैसे ही जेट की असंभव तेज गति सिर्फ दृष्टिकोण का भ्रम है। हमारे दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि वो लाइट से भी तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज्यादा तेज चल रही है। ये जेट्स असल में फिजिक्स के नियम नहीं तोड़ रही, पर उसकी सीमा तक पहुंच रही है। वो लाइट की स्पीड से 99.999995% तेज चल रही है। जरा सोचिए वो एनर्जी कितनी रही होगी जो इस पूरे जेट को इतनी स्पीड से एक्सेलरेट करती होगी। तो पूरी एक आकाश गंगा को पार करके प्रकाश की गति से उस जेट के विस्फोट के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन कहां होता होगा? इसका सुराग बहुत आगे मिला। ये जेट एक छोटी खूब चमकीली चीज में से आ रही थी। यही वो जगह है जहां सब कुछ होता है, यही वो सेंटर ऑफ एक्शन है, यहीं पर वो सारी की सारी चीजें घटित होती हैं। भयानक गर्म गैस और धूल का एक चक्र विशालकाय ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है और ये सूर्य की तुलना में 1 अरब गुना तेज चमकती है। अगर आप M87 सितारे को ठीक से देखने के लिए पास चले जाएं, तो आप बहुत तेजी से झुलस जाएंगे। अगर आप कोई चमत्कारिक इंसान हैं जो कहीं भी जिंदा रह सकते हैं और आपने चाहे कितने भी SPF वाला सनस्क्रीन लगाया हो या जादुई सनग्लासेस पहने हो, तो आप देखेंगे भयंकर चमकीला गैस का बवंडर काले शून्य के चक्कर काटते हुए। ये चमकीला बवंडर 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विशालकाय ब्लैक होल के आसपास घूमता है। तो मटेरियल के धीरे धीरे चलने और आपस में खूब तेज रगड़ने से बहुत ज्यादा घर्षण हो रहा है। वही इस डिस्क को गर्म कर रहा है और वही इसे चमक दे रहा है। इसका तापमान अरबों डिग्री तक पहुंच जाता है, जो इसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे अधिक चार्ज होने वाले वातावरण में से एक बनाता है। ये तीव्र ऊर्जा न केवल डिस्क को रोशन करती है, बल्कि आकाश गंगा के पार हमारे मार्ग को भी रोशन करती है। तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल अब तक ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट्स हैं और ये पूरी आकाश गंगा से सारे तारों की रोशनी को 1000 गुना से ज्यादा पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसे गहन प्रकाश के समूहों का पहली बार पता तब चला जब हमने 1960 के दशक में रेडियो दूरबीनों की मदद से अंतरिक्ष का पता लगाना शुरू किया। कई दशकों पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने ये इनक्रेडिबली ब्राइट सोर्सेज गहरे अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं देखे थे और उन्होंने देखा कि वो बहुत दूर हैं और ये भी कि वो कितनी ब्राइट हैं, इसलिए ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीजों में से एक है। पर एस्ट्रोनॉमर्स को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या चीज है और उसके कई सालों बाद ही हमें पता चलता है कि उन ब्राइट सोर्सेज को जायंट ब्लैक होल से लगातार पार मिल रही है। वैज्ञानिकों को लगता है कि एक्रीशन डिस्क की तीव्र ऊर्जा इन जेट्स का असली स्रोत है। घूमती हुई गर्म गैस और धूल शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। जैसे ही डिस्क घूमती है, ये ब्लैक होल के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र को मरोड़ देती है, जिससे सघन ऊर्जा बनती है और आखिरकार चुंबकीय क्षेत्र इतनी ऊर्जा को समाहित नहीं रख पाता। वो जेट्स को झटके से आकाशगंगा में विस्फोटित कर देता है, यहां तक कि कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित हमारे अंतरिक्ष यानों से हम ऊर्जा की इन घातक धारों को देख सकते हैं।
ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े आतिशबाजी प्रदर्शन की तरह है। M87 स्टार के ध्रुवों से दो धाराएं निकल रही हैं। एक हमसे दूसरी तरफ अंतरिक्ष में जा रही है, दूसरी हमारे यान के करीब से गुजर रही है। हम सुरक्षित दूरी पर हैं, दूसरी चीजें नहीं हैं। तो जब ये जेट्स इन सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलती है तो क्या किसी से नहीं टकराती होगी? गैस क्लाउड से टकराती है तो उसकी धज्जियां उड़ा देती है, उसमें बड़ा सा छेद कर देती है। जैसे एक ट्रेन स्नोई ट्रैक में से गुजर रही हो। गैस स्नो की तरह होती है जिसमें से ये जेट्स ट्रेन की तरह गुजरती हुई उसे साफ कर देती है। लेकिन ये ऐसी ट्रेन है जो लगभग प्रकाश की गति से चलती है, गैस के बादलों को तबाह करती हुई। और जब हम इस विनाश का पीछा करते हैं तो हमें M87 स्टार का रास्ता साफ मिलता जाता है। ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर ऐसे ही विनाश के प्रमाण मौजूद हैं। सिग्नस ए गैलेक्सी में विशालकाय ब्लैक होल की जेट्स ने बड़े पैमानों पर नुकसान पहुंचाया है। कई मायनों में सिग्नस एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी की तरह है। ये एक क्राइम सीन, एक खूबसूरत झमेला है। तो जब ये जेट सिग्नस ए के न्यूक्लियस से बाहर आती है तो ये गैस क्लाउड्स का सामना करती है, तो उस पॉइंट पर शॉक वेव्स निकलती हैं और ये जेट सभी मटेरियल को फाड़ती हुई बाहर जाती है, हर दिशा में शॉक वेव्स फेंकती हुई, जिससे एब्सोल्यूट केओस पैदा होता है। ये विश्वास करना मुश्किल है कि ये जेट कितनी तबाही मचा देते हैं। वो गैस में लाखों लाइट ईयर्स चौड़े होल बना देते हैं। इतनी चौड़ाई तो एक पूरी गैलेक्सी की होती है। जब हम M87 आकाशगंगा के केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो वातावरण बहुत खतरनाक होता जाता है, और जितना विशालकाय ब्लैक होल के करीब पहुंचते जाते हैं खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम M87 के सेंट्रल कोर के करीब पहुंचते हैं, हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये सारी भयानक ऊर्जा को ब्लैक होल ही संचालित कर रहा है। तेज हवाएं यान को धक्का देने लगती हैं। एक स्टार के जन्म के लिए जरूरी गैसों को भी ये धकेल देती हैं। क्या ये हवाएं अपनी ही आकाशगंगा और M87 तारे को भी मार सकती हैं? हम विशालकाय ब्लैक होल M87 स्टार का पता लगाने के मिशन पर हैं। पहले हमें M87 आकाशगंगा को पार करना होगा। ये 1,20,000 प्रकाश वर्ष दूर है और ये एक विशाल पफ बॉल जैसी दिखती है। M87 एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है। ये एक अंडाकार आकाशगंगा है। इसका मतलब जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो इसमें तारों की डेंसिटी बढ़ती जाती है। इस विशाल आकाशगंगा में कई सैकड़ों खरब सितारे हैं, और अजीब बात यह है कि वो सभी लगभग एक ही रंग के हैं। तो आप उसके आसमान में देखेंगे तो हर तरफ अनगिनत रेड कलर के लाइट के पॉइंट्स दिखाई देंगे, जिस तरफ भी आप देखेंगे। इनमें से ज्यादातर ज्योति के बिंदु लंबे जीने वाले स्टार्स हैं, जिन्हें रेड ड्वार्फ स्टार्स कहा जाता है। तो दूसरी आकाशगंगाओं में मौजूद दूसरे रंग के स्टार्स का क्या? गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं, तो बहुत से नीले और लाल तारे होते हैं, लेकिन नीले वाले बहुत लंबे नहीं जीते, वो फटते हैं, मर जाते हैं। लाल वाले कम द्रव्यमान वाले वो वही हैं जो कई कई अरब साल जीते हैं। M87 ने काफी समय से नए तारे नहीं बनाए, तो उसके तारे ज्यादातर लाल हैं। ज्यादा रेड स्टार्स वाली आकाशगंगाओं को हम कहते हैं रेड एंड डेड। तो इन रेड एंड डेड गैलेक्सीज में सिर्फ खरबों पुराने तारे ही बचते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। और क्योंकि ये नए तारे नहीं बना रही, M87 का वक्त पूरा होने वाला है। तो ये गैलेक्सी डेथ बेड पर लेटी है। M87 आकाशगंगा ने अरबों सालों से कोई नया स्टार नहीं बनाया है। कुछ तो जरूर हुआ होगा, कुछ खत्म हो गया होगा या गर्म होकर उस गैस को हटाया होगा
जो गैलेक्सीज में मौजूद थी जिनसे नए तारे बन सकते थे। हमें लगता है कि गैलेक्सीज के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल्स इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो अरबों साल पहले M87 में स्टार्स का निर्माण कैसे बंद हुआ? जैसे जैसे हम इस विशालकाय ब्लैक होल की ओर बढ़ते हैं, हमारे यान को धक्के देती इन तेज आंधियों से हमें इसका सुराग मिल जाता है। तो ये आंधियां बहुत ही पावरफुल और बहुत ही तेज होंगी। आपको लगता है कि धरती के तूफान बुरे हैं, तो जाकर इन आंधियों को देखिए। अंतरिक्ष की आंधियां पृथ्वी की आंधियों से बहुत अलग हैं। पृथ्वी की आंधियां घूमती हवाएं हैं। जब सूर्य हमारे ग्रह की सतह को गर्म करता है, तो ऊपर की हवा गर्म होकर और ऊपर उठती है। निचली ठंडी हवा गर्म हवा द्वारा छोड़ी गई जगह को भर देती है। इससे आंधियां बनती हैं। अंतरिक्ष में आंधियां गैस और बेहद गर्म प्लाज्मा से बनी होती हैं। जो शक्ति उन आंधियों को पैदा करती है वो है M87 स्टार के चारों ओर चमकती एक्रीशन डिस्क। क्योंकि ये इतना गर्म है तो इससे खूब लाइट निकलती है और ये लाइट आंधी शुरू करती है। तो ब्लैक होल्स ही आंधियां चलाते हैं। वो अपनी लाइट से ही आंधियां चला देते हैं। और जितना ज्यादा मटेरियल एक्रीशन डिस्क में गिरता है वो उतनी बड़ी और गर्म हो जाती है और उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली आंधियां ब्लैक होल चलाता है। हम जानते हैं कि एक्रीशन डिस्क का प्रकाश आंधियां चलाता है, लेकिन हम बस इतना ही जानते हैं। हम आंधी के बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्या वो सभी दिशाओं में फैल रही है गोले की तरह, या सिर्फ जेट्स में है, बहुत नैरो और सिर्फ 2 अलग अलग दिशाओं में घूमती हुई? इन आंधियों के प्रभाव को मापना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ऐसा नहीं है बाहर आंधी में निकलो और बस उसे चेक कर लो। आपको इस ऑब्जेक्ट से निकलती लाइट को स्टडी करके आंधियों का अंदाजा लगाना होता है। हम ये पता लगाना चाहते थे कि ब्लैक होल की हवाएं बुलबुले की तरह फैलती हैं या संकीर्ण धाराओं में आगे बढ़ती हैं। तो हमने अध्ययन किया कि एक्रीशन डिस्क की लोहे की धूल किस तरह आंधी चलाकर प्रकाश को रोकती है। जब खगोल वैज्ञानिकों ने एक्स-रे लाइट स्पेक्ट्रम देखा तो उन्हें इसका जवाब मिला। उन्होंने देखा कि ब्लैक होल का लोहा एक्सरे को हर दिशा से एब्जॉर्ब कर रहा था। यह तभी संभव था जब ब्लैक होल हर दिशा से हवा को फेंक रहा हो। इसका मतलब वो एक गोलाकार हवा बहा रहा है जो वैसे ही आकाशगंगा में फैल रही है। यानी ये ब्लैक होल इस बढ़ते गोले या गैस के बबल्स को फुला सकते हैं जो गैलेक्सी के सेंटर से बाहर की ओर बह रहा है। ये आंधियां M87 की पूरी आकाशगंगा में बहती हुई फैल रही हैं और इसी से पूरी आकाशगंगा के कोने कोने तक हीट और एनर्जी पहुंच रही है। और M87 आकाशगंगा के लिए ये बहुत बुरा है, क्योंकि गर्म शक्तिशाली आंधियां स्टार्स का जन्म नहीं होने देती। आंधियां गैस को दूर धकेल रही हैं जो तारों का निर्माण कर सकती थी। इसीलिए इस आकाशगंगा में सितारों का जन्म नहीं हो पा रहा और हो सकता है धीरे धीरे ये गैलेक्सी मर जाए। और स्थिति इससे भी बुरी है। तारे बनाने के लिए आकाशगंगा को बहुत सारी गैस और धूल चाहिए और ये गैस और धूल बहुत ठंडी होनी चाहिए। ब्लैक होल की गर्म आंधियां गैस के बादलों को गर्म करती हैं, जिससे वो स्टार्स नहीं बना पाती। जब से M87 स्टार बड़ा हुआ, इस आकाशगंगा ने स्टार्स बनाना बंद कर दिया। जैसे जैसे आकाशगंगा में ब्लैक होल बड़ा होते जाता है उसकी हवाएं तेज होती जाती हैं और उसके साथ वो ज्यादा से ज्यादा मैटर बाहर निकालता है और इसी से वो आकाशगंगा नए तारों को जन्म नहीं दे पाती है। तो सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ये गैलेक्सी में कितनी गैस होनी चाहिए ये भी तय करता है और इसलिए ये भी तय करता है कि गैलेक्सी में कितने तारे बनेंगे। हालांकि M87 स्टार अपने चारों ओर की विशाल आकाशगंगा की तुलना में छोटा है, फिर भी यह अपनी मेजबान की डोर अपने हाथ में रखता है। अगर इसकी तुलना उस गैलेक्सी से करें जिसमें ये बैठा है तो ऐसा है जैसे एक अंगूर धरती के बीचों बीच है।
तो किसी इतने छोटे ऑब्जेक्ट का पूरी गैलेक्सी पर इतना ज्यादा प्रभाव हो सकता है कि ये पूरी कॉस्मिक हिस्ट्री को कंट्रोल करे। इससे साफ पता चलता है कि एक ब्लैक होल कितना ज्यादा एनर्जेटिक हो सकता है। और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल और उसके चारों ओर के मटेरियल का रिलेशनशिप देखें तो ब्लैक होल इंचार्ज है। पर सभी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स स्टार्स के जन्म को नहीं रोकते। फीनिक्स क्लस्टर में एक विशालकाय ब्लैक होल है, पर यह तारामंडल इतनी ठंडी गैस का उत्पादन करता है कि साल भर में 500 स्टार्स बना लेता है। ये ऐसी जगह है जहां हम आमतौर पर सिर्फ गर्म गैस होने की उम्मीद करते हैं। ये एक रहस्य है कि इस आकाश गंगा में इतनी सारी ठंडी गैस किस तरह मौजूद है। अवलोकन से पता चलता है कि विशालकाय ब्लैक होल से बाहर निकलती हुई जेट्स गैस के बुलबुलों को आकाश गंगा में 82,000 प्रकाश वर्ष दूर तक फैलाती हैं। जब टीम ने गर्म बुलबुलों के नक्शे पर ठंडी गैस का एक नक्शा रखा तो वो एक जैसे नजर आए। इन हॉट बबल्स में कुछ तो ऐसा है कि जिससे वो कोल्ड गैस इनके ऊपर झुक आई है। जब जेट्स बाहर निकलती हैं और बुलबुले को फुलाती हैं, तो गैस की ठंडी लकीर पीछे खींचती हुई रह जाती हैं। यही ठंडी गैस नए स्टार्स बनाने लगती हैं। तो ब्लैक होल गैस को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और गैस को गर्म करता है और गैस को ठंडा भी करता है, और इस तरह ये गैलेक्सी के अंदर के एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है। हालांकि M87 स्टार अपनी पूरी दादागिरी चलाता है, पर इसका अतीत, वर्तमान और भविष्य पूरी तरह इसकी मेजबान आकाशगंगा से जुड़ा हुआ है। हमारे यान से दिखता अंतहीन अंतरिक्ष का नजारा शांत और अपरिवर्तनीय है, लेकिन M87 आकाशगंगा का अतीत हिंसक और पैशाचिक है, मृत्यु और विनाश से भरा। हम M87 आकाशगंगा में हजारों प्रकाश वर्ष की यात्रा कर चुके हैं, पर इसका विशालकाय ब्लैक होल अभी भी बहुत दूर है। हमारी वर्तमान स्थिति से M87 स्टार छोटा दिख सकता है, लेकिन इसका मास सूर्य से 6.5 अरब गुना ज्यादा है। तो ये इतना बड़ा कैसे हो पाया? बड़े रहस्य हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें से एक ये है कि आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित ये जायंट ब्लैक होल्स इतने बड़े कैसे बन जाते हैं। वैसे हम ये जानते हैं कि आकाशगंगा के आकार से इसका सीधा संबंध है। बड़ी गैलेक्सीज में बड़े ब्लैक होल होते हैं। ये समझने के लिए कि M87 स्टार इतना बड़ा कैसे हुआ, हमें इसकी आकाशगंगा के इतिहास की जांच करनी होगी। हमें यह पता लगाना होगा कि M87 स्टार की मेजबान आकाशगंगा इतनी बड़ी कैसे हुई। M87 बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ी गैलेक्सी बहुत बड़े ब्लैक होल के साथ है। ये बहुत बहुत बड़ी है। ऐसी गैलेक्सी को हम सबसे चमकदार क्लस्टर गैलेक्सी कहते हैं, और ये गैलेक्सीज यूनिवर्स की सबसे विशाल गैलेक्सीज हैं। आमतौर पर M87 के द्रव्यमान वाली गैलेक्सी छोटी होती है, लेकिन M87 फूली हुई है बहुत ज्यादा। क्यों? एक सुराग M87 के स्टार्स की बनावट से मिल सकता है। जैसे जैसे हम इस आकाशगंगा को पार करते जाते हैं, हम देखते हैं कि यहां के स्टार्स हमारी उम्मीद से 100 गुना बड़े हैं। तो ये स्टार्स इतना कैसे फैल गए? गैलेक्सी स्थिर नहीं है, हर गैलेक्सी घूम रही है, और कई बार गैलेक्सीज बहुत पास आकर आपस में प्रभाव डालती हैं। प्रभाव डालना कहने का एक विनम्र तरीका है, पर असल घटनाएं बेहद क्रूर होती हैं। गैलेक्सीज दूसरी गैलेक्सीज से टकराती हैं, छोटी आकाशगंगाओं को खा जाती हैं, एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। ये बुरे पड़ोसी की तरह होती हैं, एक दूसरे की संरचनाओं को बिगाड़ देती हैं। कभी कभी गैलेक्सीज सीधे टकराकर मर्ज हो जाती हैं। विलय से नई गैस और स्टार्स मिलते हैं और आकाशगंगाएं बड़ी हो जाती हैं। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म एक आम बात है। शायद
M87 आकाशगंगा ने अपने पड़ोसियों को खा लिया है। लेकिन ये हमें कैसे पता लगे? हम खा ली गई आकाशगंगाओं से आए स्टार्स की पहचान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। किसी दूर की गैलेक्सी का नक्शा बनाए तो उनके तारों के कारण ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड एक दूसरे में मर्ज रहते हैं। ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि गैलेक्सी मर्जर कभी हुआ भी था। सब शांत सा हो चुका है। ये एक तालाब में एक बाल्टी पानी डालने जैसा है। जब पानी की लहरें बैठ जाती हैं, तब कोई पूछे कि अलग करके बताओ कि बाल्टी वाले पानी के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं और तालाब के कौन से, जबकि पानी तो सब एक हो चुका है। और यही हाल गैलेक्सी में स्टार्स का होता है। तो आप तालाब के पानी में बाल्टी के पानी को कैसे ढूंढ सकते हैं? इसके लिए हमें टूट फूट के संकेतों का पता लगाना होगा, जैसे कि विघ्न से खिसकी रेत और कीचड़ की अलग अलग लकीरें और लहरें। जब आकाशगंगाएं एक दूसरे में विलीन होती हैं, तो वो भी अवशेष छोड़ती हैं जो अलग ही नजर आता है, प्लैनेटरी नेबुला के रूप में। प्लैनेटरी नेबुले वो आकाशदीप हैं जिन्हें अलग से छांटकर आप गैलेक्सी का सटीक मैप बना सकते हैं। प्लैनेटरी नेबुला तब बनता है जब ईंधन खत्म हो जाने के कारण मध्यम आकार के स्टार्स की बाहरी परत फट जाती है। गैस की यह बाहरी परत विस्तृत होकर नेबुला बनाती हैं, जो अक्सर छल्ले या बुलबुले के आकार का होता है। ये खूबसूरत चमकती हुई नीली हरी बूंदें तारे से निकलती दिखती हैं। ये सितारों से इतनी बड़ी होती हैं कि इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। हमारी एक टीम M87 आकाशगंगा में प्लैनेटरी नेबुलास की खोज कर रही थी। जब उन्होंने आकाशगंगा का नक्शा बनाया, तो उन्होंने 300 अलग अलग चमकते हुए बिंदु निकाले। ये बिंदु नीले हरे रंग के थे, जो पुष्टि कर रहे थे कि वो प्लैनेटरी नेबुलास हैं। प्लैनेटरी नेबुले सुंदर होती हैं। अनाज की थाली में नगीनों की तरह अलग ही नजर आती हैं। M87 के नेबुलास की चाल बाकी स्टार से अलग दिखती है। यह दिखाता है कि इनकी उत्पत्ति छोटी और कम उम्र की आकाशगंगा में हुई है, M87 में नहीं। क्योंकि हमें यहाँ ये प्लैनेटरी नेबुले दिखती हैं, तो इस आकाशगंगा में कुछ तो हुआ होगा। वो क्या था? गैलेक्सियों की टक्कर। प्लैनेटरी नेबुलास की खोज से पता चलता है कि पिछले 1 अरब सालों में किसी समय M87 ने एक छोटी आकाशगंगा को निगला था। वो आकाशगंगा M87 के बहुत करीब भटक रही होगी। M87 के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने छोटी आकाशगंगा को अपने जाल में फंसाया और उसे करीब से करीब खींचती गई। आप देख सकते हैं कि ये गैलेक्सी आसमान में बड़ी और बड़ी हो रही है और एक आकार में नहीं रहती। वो गैलेक्सी पास आई तो वो घूमी और आपकी गैलेक्सी भी साथ में घूमी, जब तक कि आसमान सितारों के झरने से भर नहीं गया। M87 ने छोटी आकाशगंगा को अपनी ओर खींचा और पूरा निगल लिया। 2 गैलेक्सियों के टकराने से ज्यादा ड्रामेटिक और कुछ होगा? विलय के अतीत ने यह रहस्य खोला कि M87 आकाशगंगा इतनी बड़ी कैसे हुई। ऐसी हर घटना ने इसे करोड़ों स्टार्स दिए। इस टक्कर से गुरुत्वाकर्षण में भी थोड़ी राहत मिली, जिससे स्टार्स हर तरफ गुलाल की तरह बिखर गए। ऐसी किसी टक्कर के बाद तारे पहले के मुकाबले 10 या 100 गुना ज्यादा दूर दूर बिखर जाएंगे। कुछ टक्करों से स्टार्स दूर दूर बिखर जाते हैं और कुछ से पूरी आकाशगंगा की संरचना ही बदल जाती है। अगर वो गैलेक्सी मर्जर काफी वायलेंट रहा होगा, तो गैलेक्सी में इतनी एनर्जी भर गई होगी कि तारे उसके केंद्र से दूर चले गए होंगे और गैलेक्सी बहुत ज्यादा फूल गई होगी, जिससे धीरे धीरे उसने चिकनी आकृति विहीन अंडाकार आकार ले लिया। अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल होता है और उन आकाशगंगाओं में भी रहा होगा जिन्हें M87 ने निगला होगा। तो उन ब्लैक होल्स का क्या हुआ? क्या उन्होंने M87 स्टार के साथ विलय करके उसका आकार बढ़ाया? M87 एक अंडाकार आकाशगंगा है और इससे ये भी अंदाजा लगता है कि इसमें कई सुपरमैसिव ब्लैक होल मर्जेस भी हुए और इसी से M87 स्टार को बड़ा आकार और मास मिला होगा।
इसके हिंसक अतीत से उलट अब M87 गैलेक्सी काफी शांत है। तो हमारा मानना है कि दूसरी गैलेक्सीज की टक्कर से आए विशालकाय ब्लैक होल्स को निगलकर M87 स्टार ने अपना आकार बढ़ाया। पर हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि भौतिकी हमें बताती है कि विशालकाय ब्लैक होल्स आपस में विलय नहीं हो सकते, बल्कि आपस में ब्रह्मांडीय नृत्य में रत हो जाते हैं अनंत काल तक। जैसे जैसे हम विशालकाय ब्लैक होल के करीब जाते हैं, पिछले 10 अरब वर्षों के दौरान निगली गई छोटी गैलेक्सीज के अवशेष हमारे पास से गुजरते हैं। वो रहस्य खोलते हैं कि M87 गैलेक्सी इतनी विशाल कैसे हुई। इनमें से ज्यादातर निगली हुई गैलेक्सीज के अपने विशालकाय ब्लैक होल्स रहे होंगे। अगर M87 गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सीज को निगलकर इतनी विस्तृत हुई, तो क्या M87 स्टार दूसरे विशालकाय ब्लैक होल्स को निगलकर इतना विशाल हुआ? जैसे जैसे हम विशालकाय ब्लैक होल के करीब जाते हैं, पिछले 10 अरब वर्षों के दौरान निगली गई छोटी गैलेक्सीज के अवशेष हमारे पास से गुजरते हैं। वो रहस्य खोलते हैं कि M87 गैलेक्सी इतनी विशाल कैसे हुई। इनमें से ज्यादातर निगली हुई गैलेक्सीज के अपने विशालकाय ब्लैक होल्स रहे होंगे। अगर M87 गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सीज को निगलकर इतनी विस्तृत हुई, तो क्या M87 स्टार दूसरे विशालकाय ब्लैक होल्स को निगलकर इतना विशाल हुआ? तो जब भी गैलेक्सीज मर्ज होती हैं, तो उनके सारे के सारे तारे और निहारिकाएं एक साथ मिल जाती हैं और उनके सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं और फाइनली नई मर्ज हुई गैलेक्सी के सेंटर में पहुंच जाते हैं। जैसे तालाब में 2 पत्थर फेंको तो दोनों बॉटम में पहुंचेंगे, दोनों धीरे धीरे करके सेंटर में पहुंचेंगे और एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। पर क्या 2 विशालकाय ब्लैक होल्स की सच में टक्कर हो सकती है? हमने छोटे स्टेलर मैस वाले ब्लैक होल्स के विलय को देखा है। हमने एक दूसरे से बेहद करीब आ चुके विशालकाय ब्लैक होल्स भी देखे हैं, पर हमने कभी उन्हें विलय होते नहीं देखा। जब गैलेक्सीज मर्ज होती हैं, उनके सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल भी होने चाहिए। मर्जर प्रोसेस का पहला स्टेप ये है कि वो नई बनी गैलेक्सी के सेंटर की तरफ बहकर आने लगते हैं। जब वो गैलेक्टिक सेंटर की ओर बढ़ते हैं, तो विशालकाय ब्लैक होल रास्ते में पड़ने वाले तारों और गैस के बादलों का सफाया करते जाते हैं। वो आकर एक दूसरे से टकरा नहीं जाते, वो आसपास चक्कर लगाने लगते हैं, वो सितारों को दूर बिखेरने लगते हैं और जितना वो एक दूसरे के पास आते हैं उतनी ही तेजी से एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं और चीजें बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और इस अस्त व्यस्तता में कुछ अजीब घटता है। विशालकाय ब्लैक होल एक दूसरे के पास आने से रुक जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है और हम इसे कहते हैं फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम। तो ऐसा क्यों होता है? वो क्यों रुक जाते हैं? फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम तब होती है जब 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का मटेरियल खत्म हो जाता है जो उन्हें मर्ज होने में मदद करता। अगर दोनों ब्लैक होल के पास इतने तारे या गैस नहीं बचते कि वो इंटरैक्ट कर सकें, तो उन्हें अपनी एनर्जी खोने और मर्ज होने में ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा टाइम लग जाता है और इसलिए वो ब्लैक होल सेपरेशन के इस फाइनल पार्सेक पर स्थिर हो जाते हैं। 2 विशालकाय ब्लैक होल्स एक शाश्वत ब्रह्मांडीय नृत्य में एक साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के पास पर हमेशा के लिए अलग। पर कुछ विशालकाय ब्लैक होल्स आपस में विलय हुए होंगे। इसकी पूरी संभावना है कि M87 ने जिन गैलेक्सीज को निकला उनके अपने विशालकाय ब्लैक होल्स रहे होंगे। पर फिर भी अपने सफर में हमने कई विशालकाय ब्लैक होल्स नहीं देखे, सिर्फ एक ही देखा, M87 स्टार। अर्थात विलय हुआ तो है, पर कैसे? 2019 में हमें इसका सुराग मिला NGC 6240 नामक गैलेक्सी से। ये आकाशगंगा ऐसी दिखती है जैसे बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय टक्कर के बाद का अवशेष हो।
सितारों के ढेर होते हैं, वहाँ झुंड होते हैं, बेहतरीन दिशाओं और बेहतरीन गति में फैले हुए बेहतरीन गुच्छे होते हैं, जो हमारी नजर में दो गैलेक्सीज के मैसिव मर्ज के बाद ही हो सकता है। विलय के बाद के परिणाम से दो आकाश गंगाओं के टकराव की तुलना में घटनाओं की और जटिल श्रृंखला का पता चला। इस गैलेक्सी के सेंटर में हमने देखा कि दो नहीं बल्कि 3 जायंट ब्लैक होल्स थे। इसका मतलब कि रीसेंट हिस्ट्री में 3 आकाशगंगाओं की टक्कर एक साथ हुई थी। तो जब ये तीसरी गैलेक्सी मर्ज होने लगी जो स्टॉल्ड पेयर के लिए होस्ट थी, तो वो अपना सुपर मैसिव ब्लैक होल लेकर आई। इस तीसरे सुपर मैसिव ब्लैक होल ने सिस्टम को बिगाड़ा है और सेंटर को हाईली अनस्टेबल कर दिया। और जब दो सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी ऑर्बिटल एनर्जी खो देते हैं तो आखिरकार एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। वो किसी चोर की तरह आता है और इस बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम की थोड़ी रोटेशनल एनर्जी चुरा लेता है। और जब दो विशालकाय ब्लैक होल अपनी घूर्णन शक्ति खो देते हैं तो आखिरकार एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि सबसे कम मास का सुपरमैसिव ब्लैक होल बाहर रह जाता है और बचे हुए दो मर्ज हो जाते हैं। बेहद तेज विलय सिर्फ कुछ मिलीसेकंड चलता है, लेकिन ये कारण बनता है एक महाविस्फोट का। जब भी इस तरह के जायंट ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तो उस प्रोसेस में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि आप सोच नहीं सकते, जितनी शायद अरबों खरबों सालों तक हमारी गैलेक्सी रिलीज नहीं करती होगी। शायद M87 स्टार दूसरे विशालकाय ब्लैक होल के साथ इसी तरह विलीन हुआ। द फाइनल पार्सेक प्रॉब्लम को दूर करने में तीसरे ब्लैक होल ने मदद की। ये पॉसिबल है कि दूसरे सुपरमैसिव ब्लैक होल से मर्जर्स ने M87 को 6.5 अरब सोलर मास तक पहुंचा दिया। विशालकाय ब्लैक होल जब एक दूसरे का सामना करते हैं तभी उन्हें अपनी टक्कर का कोई मिलता है। ये तीखी धार विनाशकारी है और जैसे जैसे हम M87 के करीब पहुंच रहे हैं हमारा मिशन और भी खतरनाक होता जा रहा है। हम विशालकाय ब्लैक होल के चारों ओर बनी उसकी गुरुत्वीय शिकारगाह में प्रवेश कर रहे हैं। हम खतरों को जानते हैं। कोई भी अनजाना स्टार जो इसके बहुत करीब पहुंच जाएगा फैलकर छिन्न भिन्न होकर चूर चूर हो जाएगा और ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे चमकीले लाइट शो में से एक होगा। विशालकाय ब्लैक होल M87 के करीब पहुंचने पर हम खतरनाक इलाके में प्रवेश कर लेते हैं। न सिर्फ हमारे लिए बल्कि भटकते हुए सितारों के लिए भी। अगर ब्लैक होल ने उसे खींच लिया तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। पर उनका बलिदान विशालकाय ब्लैक होल का एक रहस्य खोल सकता है कि वो कितनी तेज घूमते हैं। यह गणना करना मुश्किल है कि चमकीले चक्र में छिपी एक आकृति विहीन वस्तु कितनी तेजी से घूमती है। आपको खूब सारा धैर्य चाहिए और थोड़ा सा भाग्य भी। एस्ट्रोनॉमी सच में एक अपॉर्चुनिस्टिक साइंस है। आपको सही वक्त और सही जगह का इंतजार करना पड़ता है ताकि आप ऐसा कुछ देख सकें जो पहले ना दिखा गया हो। और हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों के भाग्य ने साथ दिया और उन्होंने PGC 043234 आकाशगंगा में एक बेहद चमकीली ज्वाला देखी। उसे अनदेखा करना मुश्किल था। वो ज्वाला सूर्य से 100 अरब गुना ज्यादा चमकीली थी। इसका एनर्जी आउटपुट इतना था कि हमें अब भी विश्वास नहीं होता। अगर ये हमारी गैलेक्सी में हुआ होता तो ये इतना ब्राइट होता कि हम दिन में भी इसे देख पाते। सुपरनोवास यानी जायंट स्टार्स की होने वाली मौत की खोज में उस धधकती ज्वाला का पता चला। असैसिन टेलीस्कोप का नेटवर्क है जो डिजाइन किया गया है अंतरिक्ष के ब्रीफ हाई एनर्जी इवेंट्स को अच्छी तरह से देखने के लिए, खास करके सुपरनोवास को। और उसमें एक तीखी चमक देखी गई और उन्होंने सोचा हाँ ये एक और सुपरनोवा है। आप किसी गैलेक्सी से आती हुई एक
चमक देखते हैं तो आपको पहला ख्याल यही आएगा। पर वो सुपरनोवा जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो वैसे एक्ट नहीं कर रहा था जैसे सुपरनोवा फ्लैश करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे नहीं थे। एक टिपिकल सुपरनोवा जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। वो कुछ और होना चाहिए। तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी को अलर्ट भेजा कि अरे वो देखो, स्पेस के इस हिस्से में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने पहले नहीं देखा है। जब ऐसा अलर्ट भेजा जाता है तो दुनिया में बाकी टेलीस्कोप्स का ध्यान भी उस तरफ मोड़ दिया जाता है। डेटा ने कुछ अजीब रहस्य खोला। शुरुआती फ्लैश के बाद कई छोटी छोटी रोशनियां चमक रही थीं, और अगर कोई सितारा सुपरनोवा के रूप में फट रहा है तो दोबारा चमकने के लिए उसमें कुछ भी नहीं बचता है। मजेदार बात यह है कि वो फ्लैश बार बार हर 130 सेकंड्स में चमक रही थी। ये रोशनियां 450 दिनों तक चमकती रहीं। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने उस गैलेक्सी को डिटेल में देखा तो उन्होंने देखा कि वो उसके बीचों बीच हो रहा था, और वहां एक ब्लैक होल है जिसका मास हमारे सूरज से 1 अरब गुना ज्यादा है। और बस वो समझ गए, वही थी स्मोकिंग गन। उन्होंने जो देखा वो एक दुर्लभ घटना थी, एक टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट। ऐसे इवेंट को लाइव कैच करना एस्ट्रोनॉमर का सपना होता है। हमने जाना कि सेंट्रल मैसिव ब्लैक होल धरती से करीब करीब 300 गुना चौड़ा है, लेकिन वो अपना एक चक्कर पूरा करता है सिर्फ 2 मिनट में। यानी वो लाइट की स्पीड से आधी गति पर घूम रहा है। ये रफ्तार 48 करोड़ 28 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। हम अब भी ये नहीं जानते कि M87 स्टार कितनी तेज घूम रहा है, पर हम ये जानते हैं कि इसकी एक्रीशन डिस्क 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से तेज घूमती है। ये सैकड़ों प्रकाश वर्ष चौड़ा चमकता हुआ चक्र अब हमारे यान के ठीक सामने है। ये ब्रह्मांड की सबसे विस्मयकारी और घातक जगहों में से एक है, और हम सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।